This program is co-sponsored by Serets Overseas Limited. Serets stands for quality products. Plot number 129 Tarapur MIDC, Boisar, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम शाम के साथ आज की बात में। यह कार्यक्रम प्रतिदिन सायंकाल को चलाया जा रहा है। केसीएन हेडलाइंस के द्वारा वर्तमान राजनीति, आर्थिक व धार्मिक विषयों पर हो रहे समसामयिक चर्चा यह कार्यक्रम के लिए रखा गया है। आज हमारे साथ है मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बतौर मेहमान आज के इस कार्यक्रम में है। हम उनसे मिलेंगे, उनके पार्टी के लिए बातें करेंगे, उनका वर्तमान जो पूरे देश के लिए जो उनकी सोच है वो किस तरह से देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इन सभी विषयों के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है मुक्तेश्वर जी। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार। अब मैं आपसे सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा कि मानवीय भारत पार्टी जो आपकी है, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दीजिए। इस पार्टी की स्थापना के पीछे मूल मकसद है कि बिना राजनीतिक सुधार के सामाजिक आर्थिक सुधार संभव नहीं, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा संभव नहीं और जनता का कल्याण संभव नहीं। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय स्वरूप भी खतरे में है, उसकी भी सुरक्षा संभव। राजनीतिक सुधार ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक कार्य, जनहित सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य से होते हुए हमें यहाँ तक आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने अपने पार्टी के विषय में बताया, स्थापना के विषय में बताया। आपके दृष्टिकोण से आज का जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या ऐसा लगता है, त्रुटि लगती है जो परिवर्तन होना चाहिए? देखें, व्यवस्था तो जब एक सिस्टम बन जाता है, एक संविधान होता है तो चलती रहती है। प्राचीन काल में आदिम समाज में क्या नहीं चलता था, मध्यकाल में क्या नहीं चला और आज भी चल रहा है। अंग्रेजों के काल में नहीं चला, आज भी चल रहा है। तो सब दोष ही दोष है, ऐसा तो संभव नहीं। कुछ न कुछ हम ऊपर बढ़ते चले गए और हम राजतंत्र से उपनिवेश बने। उपनिवेश के बाद फिर हम स्वतंत्र हुए, हमारा अपना संविधान लागू। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जितनी तेजी से समय बढ़ रहा है, जिस तेजी से 21वीं शताब्दी पुकार रही है, जिस तेजी से विश्व के कुछ सभ्य देश बढ़ रहे हैं, उस तेजी को हम नहीं पकड़ पा रहे। हम तेजी पकड़ते हैं फिर स्लो हो जाता है और पिछले 8-9 साल में तो एकदम स्लो हो गया, बल्कि इसको कहीं एक विपरीत दिशा में चला गया। जैसे अगर आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, काउंटर प्रश्न करें कि पिछले 7 साल में क्या अच्छा हुआ। आपने तो हमसे पूछ दिया कि क्या गड़बड़ हुआ, तो हमने कहा बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन पिछले 7 साल में क्या अच्छा हुआ? सिर्फ एक चीज अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। भारतीय जनता पार्टी का देश के अधिकांश राज्यों में कब्जा हो गया। भारतीय जनता पार्टी इंदिच हो गई और भारतीय जनता पार्टी की भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नष्ट हो गई और आज 2-3 उद्योगपतियों के साथ शासन करें। अब बात आती है विदेश नीति। विदेश नीति आपकी फेल हो चुकी है। आज चीन आपको अपमानित कर रहा है लगातार, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि व्यापार में जो घाटा चीन के कारण आपका हो रहा है उसको आप रोक दें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के मद्देनजर वो ब्लैकमेल करता है। आपने 370 जब से समाप्त किया है तो चीन सोचता है हम पाकिस्तान के लिए क्यों लड़े, हम इसी बहाने अपना उल्लू सुधा। ये लोग कहते हैं कि अब हमारी बात सुनी जाने लगी। अरे बात तो हमारी सुनी जा रही है स्वतंत्रता के समय से। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता रहे, हमारे पास 1962 का दाग है।
लेकिन जब हमने सेना पर ध्यान देना शुरू किया तब तो हम आर्थिक विकास में लिप्त थे। हमारी नीति थी कि हम शांति से रहें और पड़ोसियों से संबंध हमने किया। चीन ने धोखा दिया, हम अपमानित हुए, नो डाउट। लेकिन 1971 में हमने अमेरिका को आंख तरेगा, हमने गोवा को मिलाया, अरुणाचल प्रदेश जिसके लिए चीन रोज हमको अपमानित कर रहा है उसको हमने नेफा बनाया, हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। चीन ताकता रहा, हमने उसको राज्य का दर्जा दिया, तब चीन क्यों नहीं रोका कि राज्य का दर्जा भारत ने क्यों दिया। हम इतना सब आगे बढ़ गए, लेकिन आज क्या स्थिति है कि जब हमारा प्रधानमंत्री और मंत्री भी जाता है अरुणाचल प्रदेश को विरोध करते हैं, हमारे क्षेत्र में आए हो। हमने सिक्किम को मिला लिया, चीन देखता रह गया। हम निक्सन की दादागिरी नकार दी। रीगन ने हमारे प्रधानमंत्री को बराबरी से के ऊपर का सम्मान दिया और आप जादूगर बन के सम्मान लेते हो। आप रॉक स्टार बन के, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके मुंह पर कहा कि मोदी जी रॉक स्टार हैं और आपको शर्म नहीं आई, आपको जवाब देते नहीं बना। हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने रॉक स्टार कहा, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। आप रूस की मित्रता खो बैठे हैं। नेपाल में भी जो सरकार आई है, बांग्लादेश से एक संवेदनशील हमारा रिश्ता है इसलिए बचा हुआ है। पड़ोसी देशों से रिश्ते आपके खराब हो चुके हैं। चीन की घुर्की पर आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। सुरक्षा नीति, विदेश नीति फेल हो चुकी है। ह्यूमन इंडेक्स में हमारा स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उसमें तो बात ही मत करिए। इनकी आर्थिक व्यवस्था, इंस्टीट्यूशंस को आप बेचते चले जा रहे हैं। आर्थिक विकास दर के लिए आप केवल बहाने खोजते हैं, साल दर साल आर्थिक विकास के लिए आप बहाने खोजते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता घटती चली गई, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। शिक्षा पर जो व्यय होना चाहिए वो व्यय कम कर, बढ़ाने के स्थान पर आप कम करते चले गए। सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं थी वो लगभग धराशायी हुई। 5 किलो अनाज और 10 किलो अनाज वो वोट लेने के लिए यही एकमात्र योजना है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चलो भाई, तुम शिक्षा नहीं दे सकते, तुम रोजगार नहीं दे सकते, तुम देश का सम्मान नहीं बचा सकते, कम से कम गरीब को ठंडी में 5 किलो अनाज को दे रहे हो। इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। 10 साल का इनका 8 साल का शासन समाप्त होने जा रहा है, हो गया। आज चाहे होते तो उन लोगों को इस रूप में कर देते कि उनको 5 किलो अनाज के लिए लाइन करना। और बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, देश की मर्यादा लगातार घटती जाती जा रही है। बर्मा के मुद्दे पर आपकी बोलती नहीं आई। सुरक्षा परिषद में सेना के खिलाफ आप बोल नहीं पाए। आप किसके खिलाफ अब बोल पाते हो? आप केवल अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल है। आप हमारे देश के 1 अरब से 1.5 अरब हमारी आबादी हो रही है, उसके प्रतिनिधि हो तो हर आदमी मजबूर है आपको सम्मान देने की। लेकिन आपने तो पूरे देश की मर्यादा नष्ट कर दी है। तो इसलिए वर्तमान में समस्याएं ही समस्याएं हैं। संविधान इतना परिपक्व है। ऐसी स्थिति में 2 प्रश्न आता है। एक तो 2014 से पहले आपके आधार पर क्या भारत की राजनीति सही रास्ते पर थी? देखिए नंदन जी, सही रास्ते पर और गलत रास्ते पर वर्तमान में इसकी दिशा नीचे की तरफ। अगर ऊर्ध्वगामी नहीं थी तो जिग जैग था। इवन नरसिम्हा राव के काल में बीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, वाजपेयी और मनमोहन सिंह के काल में दैट वाज जिग जैग। कभी कुछ चीजों में ठीक, कभी खराब, लेकिन देश की मर्यादा को किसी ने समाप्त नहीं किया। अधोपतन की तरफ कोई नहीं ले गया, अधोपतन अपमान की तरफ कोई कहीं नहीं ले गया। और प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को की रक्षा सबने की। नहीं, अभी तो एक प्रश्न और भी बनता है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार 5 साल और 13 महीना 13 दिन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी चलाई थी और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं।
तो ये दोनों में भी आप अगर तुलना करेंगे तो क्या आपके आंकड़े का आधार पे है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार डिपेंड थी घटकों पर और उनका व्यक्तित्व भी कंसेंसस का था। उनका व्यक्तित्व में भी बड़प्पन था, विरोध पक्ष को उन्होंने मजबूत किया देश को। तो ऐसी स्थिति में दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर। एक का व्यक्तित्व, जैसे लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी आलोचना नहीं की जा सकती। अगर उन्होंने कुछ किया तो अच्छा किया, वरना नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी का काल बहुत अच्छा नहीं रहा, वरना 2004 में मनमोहन सिंह क्यों आ जाते। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की मर्यादा को, राजनीतिक मर्यादा को अपने बड़प्पन से, अपने ब्रॉड सोच से आगे बढ़ाए। और जिग जैग की बात मैं कह रहा हूं, एक दो चीजें उनके काल में भी गलत हुई राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर, लेकिन कुल मिलाकर उनके काल को की आलोचना नहीं की जा सकती। वहां हमको मुंह नहीं खानी पड़ी, उनका काल चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के काल में हमको हर मोर्चे पर मुंह खानी पड़ रही है और झूठ बोलना पड़ रहा है। यही वैश्विक मंच पर नंदन जी अगर जर्मनी से हमारा इंटरव्यू ले रहे होते और फ्रांस से ले रहे होते तो हमको अपने प्रधानमंत्री के बचाव में बोलना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। दोनों की तुलना में वर्तमान में मुझे लगता है कि 2023 अप्रैल तक हमारा 9 वर्ष पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2024 में अगर चुनाव है तो 2023 जो अभी आ रहा है, तो मुझे लगता है 8 साल पूरा होके 9वां वर्ष चल रहा है। 2024 में अगर चुनाव है तो ये 9वां वर्ष है जो पूरा होने वाला है 2-3 महीने के अंतराल में। तो अब इनका कार्यकाल 9 साल करीब करीब पूरा हो चुका है। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछते हैं तो उनके आधार पे तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। अयोध्या का मंदिर बना दिया और 370 धारा हटा दी, ऐसे कई कानून उन्होंने लाए। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप हमसे वो कहलवा लेंगे जो किसी राजनेता की हिम्मत नहीं पड़ी। मंदिर बनाना इनका काम है, मंदिर सरकार बनाएगी, मंदिर बनाना साधु संतों का काम है। और अगर मंदिर बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है। क्या नरेंद्र मोदी इस बात को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जबरदस्ती करवा ली? क्या संविधान को गिरवी रख के, संविधान को भी कब्जे के, क्या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हो गए हैं? क्या वे स्वीकार करेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी? नहीं, उन्होंने तो कोर्ट के ही आदेश का पालन किया। कोर्ट के आदेश और अभी भी नहीं बना। ये इस मंदिर पर ये सोचते हैं 2050 तक हम शासन करेंगे, मंदिर नहीं बना। दूसरी चीज जो मैं आपके चैनल पर केवल कह सकता हूं और इस बात की कीमत बात, यह घटना मंदिर बन जाएगा तो यह हमारे देश के माथे पर कलंक। किसी देवस्थान को गिराकर कोई देवस्थान बनाना, चाहे बुद्धिस्ट देवस्थान को गिराकर बाबर के समय बना वो भी गंदा था, लेकिन वो मध्यकाल था। आज लोकतंत्र, हम किसी थियोक्रेटिक स्टेट में नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना मेरी बाध्यता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक का परिचय नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई करने से भाग रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय संविधान के अनुसार देगा कि आस्था के अनुसार देगा? नहीं, ये राम मान रहा है कि हम बंधक हैं। अगर हम यहाँ आपकी बात पे मान भी जाते हैं तो 370 जो जम्मू कश्मीर में हटाया गया है उस पे आपका क्या कहना है? वो तो हटाया इन्होंने। हाँ, अब दूसरी भी बात सुन लीजिए। 370 टेम्परेरी प्रावधान था, अर्थात संविधान निर्माता भी जानते थे कि इसको हटाना, वरना टेम्परेरी क्यों करते? जम्मू कश्मीर के एक प्रतिनिधि ने अपोज भी किया था कि हमको टेम्परेरी क्यों दिया जा रहा है, भारत को फुल फ्लेज दिया जाए। लेकिन ऐतिहासिक हमारी मजबूरी थी, हरि सिंह से जो हमारा समझौता हुआ था उसके तहत हमको देना। जो सरकारें थी समय के नजाकत को पहचान रही थी। जम्मू कश्मीर में को हमने मिलाया, 370 दिया और 1988-89 तक वहां आतंकवाद नहीं रहा। शेख अब्दुल्ला ने थोड़ी बदमाशी की तो गिरफ्तार भी कर दिया, जम्मू कश्मीर में चली गई। क्या कारण है 1990 के बाद जम्मू कश्मीर में अलगाववाद?
नंबर एक, जब कमजोर सरकारें आने, हम एक पर दोष नहीं, मोदी पर केवल दोष नहीं, जब कमजोर सरकारें आने तो टाइम जो मेच्योर हो रहा था 1990 के बाद खड़ी की सुई दूसरी तरफ वो और इमेच्योर हो गया। अब हम बल प्रयोग करने लगे। अगर इन्होंने 370 समाप्त किया, वहां चुनाव करा दिए होते, वहां से मिलिट्री हटा दिए होते, तो हम आपके चैनल के माध्यम से अभी नरेंद्र मोदी को बधाई देते। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति को इन्होंने उलझा। जो वहां के लोगों को हम मुख्य धारा में ला रहे थे, मुख्य धारा में कम से कम 2 बड़ी पार्टियां वहां की स्थानीय भारत के पक्ष में थी। आज अगर वो भारत के पक्ष में बोलेंगी तो भी एक उनको भी आपने दूर कर दिया। अब वहां कट्टर पार्टियों का बोलबाला है, आप चुनाव करा नहीं पा रहे हो। एक राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में आपने बांट दिया। पीछे गए कि नहीं? आप राज्य को, हमने संविधान लागू करते समय उसको राज्य बनाया था, आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया। केवल जनता का समर्थन देने के लिए 370 समाप्त होने से मिला क्या? 370 के समाप्त होने के पहले हम ज्यादा अच्छी तरह से जम्मू कश्मीर का शासन कर रहे हैं। आज बिना मिलिट्री के आप शासन नहीं कर पा रहे हैं। यह निर्णय अदूरदर्शितापूर्ण था, राजनीतिक था, राजनीतिक स्वार्थ के लिए था और जनता की मनोभावनाओं से, हिंदू मनोभावनाओं से खेला। इसके अतिरिक्त अब अगर प्रशासन के दृष्टिकोण से कहें तो उत्तर प्रदेश जैसे क्राइम के स्टेट में आज उनका कहना है कि आज हमारे सारे माफिया सब जेल में हैं, क्राइम का रेट घट गया है, तो इसके विषय में आपका क्या रिपोर्टिंग है? देखिए, कंपैरेटिवली निश्चित रूप से अगर योगी आदित्यनाथ अपनी तुलना अखिलेश यादव से कर रहे हैं तो क्राइम कम हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ गोविंद बल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी से तुलना करके देख लें, विश्वनाथ प्रताप सिंह से तुलना करके देख लें, हाँ, योगी आदित्यनाथ चरण सिंह के शासन से तुलना करके देख लें। अखिलेश का शासन पूरी तरह से आवाज आ रही नहीं? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अखिलेश का शासन में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, ऐसे में योगी जी आए और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया। बधाई की बात है कंपैरेटिवली, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जितना ठीक होना चाहिए नहीं हुआ, अखिलेश की तुलना में हुआ, मायावती के बराबर हुआ, लेकिन पहले के रेजिम में के जैसा नहीं। एक बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ में संवेदनशीलता नहीं है। ये दंड को और पुलिस शासन को ही शासन समझते, जबकि लोकतंत्र में आज के मानवता के युग में, सभ्यता के युग में पुलिस का जितना कम प्रयोग किया जाए वही सबसे अच्छा शासन होता है। आपको एक चीज में कोट कर दूं, 1935-37 में जब कांग्रेस की सरकारें 8 प्रांत में बनी तो वहां के मुख्यमंत्रियों ने गांधी जी से सलाह चाहा कि क्या करें, तो उन्होंने केवल एक बात कही, आप लोगों में जो शासन करने में पुलिस का सबसे कम प्रयोग करेगा उसका शासन सबसे अच्छा माना जाएगा। अब यहां तो अखिलेश से भी ये नीचे हो गए, ये केवल पुलिस का प्रयोग करते हैं और पुलिस का प्रयोग करेंगे तो प्राइमा फेसिया दिखाई पड़ेगा। लेकिन तीसरी बात भी जोड़ो, क्या सभी गुंडों को आपने समाप्त कर दिया? क्या आपने माफियाओं को विधान परिषद में नहीं भेजा? क्या आप माफियाओं को डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन दे और ले नहीं रहे हैं? तो आपकी नीयत तो ठीक नहीं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश की तुलना में आपने ठीक किया, धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं, आप पक्षपात रहित नहीं। चलिए, आज के वार्ता का समय तो सीमित है और समापन की ओर है। हम आपसे फिर चर्चा करेंगे इस विषय पे, क्योंकि जब आपका उद्देश्य, अगर आपको मौका मिलता है इस स्थिति में उत्तर प्रदेश को संभालने का, सुधारने का, तो कुछ चंद शब्द में आपके जवाब हमें चाहिए कि आप किस तरह से उसको, लॉ एंड ऑर्डर को या रोजगार को, अर्थव्यवस्था को किस तरह से संभाल सकते हैं। देखिए, हम तो सुधार कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने, अपनी पार्टी के लोगों को बनाने के इंतजार में नहीं। हमारा काम है राजनीति में सुधार हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। जिस दिन हमारी पार्टी सत्ता में आने की योग्य हो जाएगी, सत्ता तक पहुंच जाएगी, उस दिन तक 75% सुधार हो चुका होगा। क्यों? अच्छे विधायक आएंगे, संवेदनशील विधायक आएंगे, पुलिस का प्रयोग कम होगा,
हम सुधार को ज्यादा महत्व देंगे, हम शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को ज्यादा महत्व देंगे। तो यह प्रश्न हमारी पार्टी के लोगों ने एक दिन हमारे कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि सर कुछ हम लोगों को बताइए कि हम लोग क्या करेंगे। हम कहा हम लोग तो कर रहे हैं, वी आर डूइंग। हम कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में हैं उनसे बेटर कर रहे हैं, क्योंकि जो आज की मांग है राजनीतिक सुधार, जनता में चेतना, वह हम कर रहे हैं। और यह चेतना जैसे जैसे फैलती जाएगी, कार्य हमारा होता जा रहा है और हम सत्ता तक तभी आएंगे जब ये 50% या 75% तक पहुंचेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही सुलझी हुई बात की और बहुत तरीके से हर मसले का आपने जवाब दिया। निश्चित ही राजनीति का निर्णय तो जनता का होता है। हम पत्रकार की हैसियत से मेरा काम है सवाल करना, आपने जवाब दिया और बहुत ही सटीक ढंग से आपने 370 हो, अयोध्या का मामला हो, वर्तमान अर्थव्यवस्था हो और कानून व्यवस्था की बात हो, सभी पे आपने कहा। हम अगली मुलाकात आपसे फिर करेंगे और आपकी योजनाओं के बारे में जानेंगे, दर्शकों को भी दिखाएंगे। और हम आज विदा लेंगे, अगली मुलाकात तक के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।